फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी की नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजी मतलब होती है बॉडी आपकी, बॉडी बॉडी की नीड होती है, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं आपकी, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ये सब जितने एजुकेशन भी आज ले लो। और उसी तरीके से आपकी नींद और उसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब जो डिज़ायर है बॉडी की, वो सारी इसके अंदर आती है, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। जब इसकी फिजियोलॉजिकल नीड जब तक इंसान की पूरी नहीं होती, कहते नहीं पेट भरा हुआ है तो खाली पेट भजन न भाई, ये सुना होगा आप लोगों ने कि भजन भी खाली पेट अच्छा नहीं लगता है, या प्रवचन उसी को सुनने में अच्छा लगता है जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट भरा नहीं होता उसका प्रवचन भी अच्छा नहीं लगता है। ये सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना ये बात? हाँ? सुनी है ना? तो भजन या प्रवचन उसी इंसान को अच्छा लगता है जिसको क्या जिसका पेट भरा हुआ। तो मैं अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग ये है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहला किसी काम को करने के लिए सबसे पहला मोटिवेशन है इंसान की बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स। उसके लिए इंसान काम करता है, खाने, कपड़े, मकान के लिए, रोटी के लिए, इसके सब के लिए काम करता है। पहले बेसिक मोटिवेशन है। उसके बाद में फिर जब ये मिल जाता है, अब आप ये सोचिए कि कोई भिखारी है, उसको सिक्योरिटी की चिंता है क्या? कोई भिखारी ऐसे रोड पे चल रही है, लेडी भिखारी है, वो रही हैं, तो कोई भी बंदा सुकून से नहीं रह सकता। कोई भी बंदा जो है इस दुनिया में कंफर्टेबल और सेफ नहीं है, अगर इस तरह की सिचुएशन में लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग जो है हथियार उठा लेंगे। उन्हीं जो आपको आप अगर बहुत कंफर्टेबली अपने घर में सो रहे हो तो सोने नहीं देंगे, क्योंकि आपके यहाँ चोरी, डकैती या किसी लूट-पाट या कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक तरह से आप सेफ और कंफर्टेबल नहीं हैं, जब पूरी दुनिया प्रॉस्पेरिटी नहीं है। कुछ लोगों की बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं। ठीक है, जब तक वो खामोश हैं, लेकिन फिर वो खतरा एक बना रहता है कि जब आदमी, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, जब भूखा ही मर रहा है तो उससे अच्छा है वो कि वो भूखा मरने के बजाय कैसे मरे? मार के मरे। जैसे क्या होता है ना कि वो भी जस्टिफ़ाई करेगा इस बात को। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो, वो अपने क्राइम को जो भी करते हैं उसको जस्टिफ़ाई भी करते हैं। कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं? जैसे आप देखिए कि कौन-सा तुमने, जैसे कोई कहता है ये मेरा है, जैसे कोई चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, उसको बोलता है मेरा है। अब वो कह रहा है मेरा है तो किस बिना पर? अल्लाह पाक से, खुदा से, ईश्वर से, भगवान से आपने कोई पट्टा लिखवाया था, कोई रजिस्ट्री करवाई थी? कैसे उन्होंने रजिस्ट्री करके भेजा था कि ये ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा है? बस एक बार सोचिए कि कोई 1000 बीघे का ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है किसी ने, 1000 बीघे, इस बात को बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। 1000 बीघे की ज़मीन है और उसपे उसने पूरा उसका कब्ज़ा है, ठीक है ना? कब्ज़ा कर रखा है उसने और उसको कहता है वो मेरा है, ठीक? आज वो कह रहा है ये मेरा है। और कुछ लोग लैंडलेस लेबरर हैं या जिनके पास 1 बीघे 1 बिस्सा भी ज़मीन नहीं है, जिनके पास मतलब अपनी सर छुपाने की भी जगह नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और उसने जो 1000 बीघे को एक बंदा क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, उसके पास उसने किससे लिया है उसको? मतलब उसने कैसे लिया है? उसने क्या कैसे, मतलब सबसे पहले उसके पास कैसे आया होगा? अगर हम थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाएँ, तो उसका वो कैसे हो गया? तो समझ में आता है कि उसके पूर्वजों ने इसको कब्ज़ा किया है, कुछ लोगों को मारा है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मारा हो, इल्लीगल तरीके से उस पे कब्ज़ा जमाया हो, आज उसके जो है वो लोग कह रहे हैं कि ये उसका है। किसी और से छीना हो, कोई आक्रमण किया हो, कुछ हमला किया हो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, जिसमें हो सकता है क्राइम इन्वॉल्व हो, जिसमें किसी का एक्सप्लॉइटेशन इन्वॉल्व हो और उसने कहा कि ये मेरा है। क्योंकि खुदा से कोई पट्टा लिखवा के नहीं लाया था कि मेरा 1000 बीघा मेरा रहेगा, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। लोगों को डिप्राइव रहेंगे। तो अब आप उसके लिस्टिमेट ओनर कैसे हो गए? आज आपने कानून बना के अपने आप को लिस्टिमाइज़ कर दिया कि ये लिस्टिमेट है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाते हैं और आप सोचते हैं, तो ये रिसोर्सेज़ जो मटेरियल रिसोर्सेज़ हैं या ये जो सब चीज़ें हैं, खुदा ने सबके लिए बनाई थी। अगर मतलब ये पूरी ज़मीन बनाई है, वही गांधी जी कहते हैं कि अर्थ अर्थ हैज़ सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड, बट नॉट इवन 1% ग्रीड। तो उनका मतलब गांधी जी ये कहते हैं कि ये अर्थ के पास सफिशिएंट है सब लोगों की नीड के लिए। अगर सबकी फुलफिल की जाए, तो सबके लिए है। मतलब अगर 100 कमरों का मकान है, तो 100 लोगों की नीड्स पूरी हो सकती हैं। लेकिन एक बंदा ही कब्ज़ा कर ले 100 कमरों के मकान पे और बाकी 99 लोगों को बाहर निकाल दे, तो फिर ग्रीड में तो उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं, वो कहेगा ये भी मतलब कम है मेरे लिए। लेकिन अगर नीड की बात करें तो ये 100 लोगों की नीड्स पूरी हो सकती थी उसमें, ठीक है ना? तो
अब वो जो कह रहा है कि ये मेरा 1000 बीघे है, उसके अब उसके ऊपर एक बंदा क्वेश्चन करेगा कि भई ये तुम्हारे कैसे? तुम्हारे पूर्वजों ने या जिन लोगों ने भी ये कब्ज़ा किया था, पावर फ़ोर्स यूज़ किया था और उसको जैसे कि आपने देखा, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, तो आप देखोगे कि अलीवर्दी खान ने, ठीक है ना? अलीवर्दी खान ने क्या किया था जो कि आपको पता है सिराजुद्दौला का जो दादा था, उसने क्या किया था? उसने जो है वहाँ के नवाब को मारकर मतलब और उसके बाद में उसको कब्ज़ा किया था कलकत्ता को, ठीक है ना? बंगाल को। तो ये जो कब्ज़ा करा था सिराजुद्दौला का वो कैसे हो गया? उसके दादा ने मार के ही तो कब्ज़ा किया है उसने और 2 लाख 2 करोड़ रुपए देकर उसको लिस्टिमाइज़ करवा लिया था। मतलब 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह रंगीला को देकर और वो अपनी वो करवा लिया था कि भई ठीक है, मेरी मतलब प्रॉपर्टी हो गई। लिस्टिमेट मैं यहाँ का नवाब हो गया, जबकि उसने नवाब को मारा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसने भी मर्डर किया था, उसका भी लिस्टिमेसी नहीं है वहाँ पे। मर्डर करके कब्ज़ा कर लिया था और इल्लीगल तरीके से उसको लिया था। तो इसी तरह हो सकता है किसी ने घर कब्ज़ा किया हो, किसी ने ज़मीनें कब्ज़ा की हों। आज उसी चीज़ को अगर वो हथियार उठा लेते हैं वो लोग कि जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिनके पास 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है, तो वो हथियार उठा लेते हैं और बोलते हैं कि भई ठीक है, खुदा ने तुम्हें कोई पट्टा लिख के नहीं दिया है, कोई रजिस्ट्री नहीं दी है, तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। और हमारी स क्योंकि खुदा ने सबकी ज़रूरतों के लिए पूरा किया, अगर हम हथियार उठाते हैं और हमला करते हैं और आपसे छीन लेते हैं, आपको मार देते हैं और हम कब्ज़ा कर लेते हैं, तो हम भी लिस्टिमेट हैं, हम लोग भी जो क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे भी तो ये चीज़ की गई थी, हम भी आज ये कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि एक ऐसी गवर्नमेंट आपने बना रखी है, एक ऐसा बात को समझिएगा, एक ऐसी गवर्नमेंट बना रखी है और एक ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट आपने बना रखी है, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, जो इस एक्सप्लॉइटेशन को सपोर्ट कर रही है, जो इस इन डिस्पैरिटी को सपोर्ट कर रही है, इस इनजस्टिस को सपोर्ट कर रही है कि 1000 बीघा एक ज़मीन एक बंदे के पास खेत हो और एक बंदे के पास सर झुकाने छुपाने के लिए भी जगह ना हो। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, ऐसी डेमोक्रेसी को हम नहीं मानते। और हम क्या नाम है इससे अगर ये नहीं देंगे लिस्टिमेट तरीके से आपने इसको कानून बना रखा है और कहते हैं आपकी ये लिस्टिमेट है तो ठीक है हम इसको नहीं मानते इस लिस्टिमेसी को और हम अब ताकत से यूज़ करेंगे क्योंकि वैसे तो आप मानोगे नहीं तो पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ गन हम पॉलिटिकल पावर यूज़ करेंगे और उसके बाद में फिर हम वो छीन लेंगे जो आप जिसने और उसको हम लिस्टिमेट नहीं मानते जिसको आप लिस्टिमेट मानते हो। आप बात समझ रहे हो? बारीकी। बात समझ में आ रही है? रिदा समझ में आ रही है? तो सोचो तो तुम्हारा क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है? और वो लोग उन लोगों का क्या उनके साथ दिक्कतें हैं? क्या ऐसी चीज़ें अंग्रेज़ों ने अगर मान लीजिए आपको कब्ज़ा करके दे दिया था या किसी तरीके से आपको मिल गया था या आपने कुछ लोगों को मर्डर करके ले लिया था, तो आज आपने अपने आप को लेजिटिमेट उसका ओनर मान रहे हो आप, ठीक है ना? तो ऐसे ही यानी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी गुज़रने के बाद कोई भी इनजस्टिस होता है, वो आदमी भूल जाता है और ये हो जाता है कि ये जो चीज़ है, ये भाई हमारी है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन उस पे क्लेम करता है कि ये तो मेरी है, मेरे दा पूर्वजों की है। लेकिन आप कहीं कहीं से आप ये तो देख ही पा रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई न कोई इनजस्टिस, कोई न कोई गलत चीज़ हुई है। तो इसी चीज़ को इस चैप्टर के अंदर बात की गई है कि भई ये जो डेवलपमेंट होगा, जैसे जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो फिर वहाँ पे बेसिक नीड्स जब जिन लोगों की पूरी नहीं होंगी, फिर वो हथियार उठा सकते हैं। वो गलत चीज़ें कर सकते हैं, वो माओइस्ट बन सकते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट बन सकते हैं, वो हथियार उठाकर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? और दूसरी तरफ एक बात और निकल के आती है, वो निकल के आती है कि ठीक है, अगर हथियार उठा के ये लोग हमला करेंगे, डिस्टेबलिश करने की कोशिश करेंगे, एक किओस पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये कर सकते हैं। एक चीज़ आती है, तो अगर हम इसको ओवरकम करने के लिए इसी गवर्नमेंट में अगर हम जस्टिस करने लग जाएँ, अगर हम इसी गवर्नमेंट में जो है डेवलपमेंट करने लग जाएँ, तो क्या हम इस इनजस्टिस को दूर कर क्या हम उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं? अगर हम लैंड सीलिंग लगा दें और 1000 बीघे उनका छीन ले जिन लोगों के पास 1000 बीघे और एक लिमिट लगा दें कि भई हमारे यहाँ सब इक्वालिटी होनी चाहिए। आप हर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम जो है वो इतने 50 बीघे 70 रख सकता है। उससे ज़्यादा ज़मीन, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी एक बंदे के पास हिस्टोरिकली ये जो रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए हम 1000 बीघे एक इंडिविजुअल के पास नहीं रहने देंगे। हम एक लैंड सीलिंग लगाएँगे कि भई आप एक 72 बीघे, 75 बीघे, 70 बीघे जो भी है वो एक बंदे के पास रहेगा। बाकी जो है या इतने एकड़ एक बंदे के पास रहेगा। उसके अलावा बाकी जो है उसके पास जो ज़मीन है वो सरकार ले लेगी और जो लैंडलेस लोग हैं उनको उनके नाम से अलॉट कर देगी। तो एक तरह से जस्टिस
टैक्स का पैसा लेगी यानी टैक्स वगैरह लेकर जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लेगी और जो गरीबों के लिए घर बनवाएगी, उनको फैसिलिटीज़ देगी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कम से कम रहने के लिए घर देगी। तो जब उनकी फिजियोलॉजिकल उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, तो जब उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी, तब वो हो सकता है कि उनकी डेवलपमेंट होगा, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, उनको एजुकेशन मिलेगा, उनको बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी, तो फिर वो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ नहीं जाएँगे। ये बात एक बेसिक सी बात समझ में आती है। अगर किसी की मैस्लो की आपने अब्राहम मैस्लो के बारे में आप लोग नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में पढ़ा ही होगा। आप लोगों ने मैंने आप लोगों को एथिक्स में भी बताया है। सबको य पता है ना अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी सबको पता है? पढ़ा है ना सबने? तो क्या है वो रिदा? ये बताया था मोटिवेशन कि इंसान कोई काम क्यों करता है? क्या मोटिवेशन होता है? देखो देयर मस्ट बी सम मोटिवेशन टू डू समथिंग। तो एक मोटिवेशन होता है, इंसान को मोटिवेट होता है कि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो इंसान जो है एक नीड हायरार्की थ्योरी उसने दी थी मोटिवेशन नीड हायरार्की मोटिवेशन थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने। तो उसने ये कहा था कि एक पिरामिड के तौर पे आप देखिए नीड हायरार्की को, सबसे पहली जो नीड होती है, सबसे बेसिक जैसे यहाँ पे ये पिरामिड है, तो इसमें जो बेस है सबसे नीचे वाला, बॉटम में, वहाँ पे है आपका वहाँ पे आपका है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी की नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजी मतलब होती है बॉडी आपकी। बॉडी बॉडी की नीड होती है, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं अपनी, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ये सब जितने एजुकेशन भी आज ले लो। और उसी तरीके से आपकी नींद और उसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब जो डिज़ायर है बॉडी की, वो सारी इसके अंदर आती है जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। जब इसकी फिजियोलॉजिकल नीड जब तक इंसान की पूरी नहीं होती, कहते नहीं पेट भरा हुआ है तो खाली पेट भजन ना भाई, ये सुना होगा आप लोगों ने कि भजन भी खाली पेट अच्छा नहीं लगता है या प्रवचन उसी को सुनने में अच्छा लगता है जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट भरा नहीं होता उसका प्रवचन भी अच्छा नहीं लगता है। ये सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना ये बात? हाँ, सुनी है ना? तो भजन या प्रवचन उसी इंसान को अच्छा लगता है जिसको क्या जिसका पेट भरा हुआ। तो मैं अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग ये है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहला किसी काम को किसी काम को करने के लिए सबसे पहला मोटिवेशन है इंसान की बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स। उसके लिए इंसान काम करता है, खाने, कपड़े, मकान के लिए, रोटी के लिए, इसके सब के लिए काम करता है। पहले बेसिक मोटिवेशन है। उसके बाद में फिर जब ये मिल जाता है, अब आप ये सोचिए कि कोई भिखारी है, उसको सिक्योरिटी की चिंता है क्या? कोई भिखारी ऐसे रोड पे चल रही है, लेडी भिखारी है, वो रोड पे चल रही है, लोगों से भीख माँग रही है, उसको सिक्योरिटी की चिंता है कि उसको खाने की चिंता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचिए, सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है वो, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, शी इज़ वल्नरेबल, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं है? कितनी वल्नरेबल होती है, जो भीख माँग रही होती है, इस रोड पे घूम रही होती है, बहुत ही वल्नरेबल होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ या जो लोग बाहर रह रहे हैं, तो वो उस समय किसी के सामने हाथ अपनी मतलब फैला रही है, भीख माँग रही है, तो वो क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड की नीड्स ये पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए वो सिक्योरिटी नीड्स के बारे में नहीं सोच पा रही है। उसका सिक्योरिटी नीड्स में मोटिवेशन नहीं है। लेकिन आप जिन लोगों की बायोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही होती हैं, फिर वो सिक्योरिटी नीड्स के बारे में ठीक है? फिर उनका जो मोटिवेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? सिक्योरिटी नीड्स। फिर वो कहते हैं यार वो सिक्योरिटी ढूँढते हैं कि यार ये सब मेरे पास तो है, चलो आज खाने के लिए तो है, ठीक है। अब हमें सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं कि मतलब ये कल भी सिक्योरिटी मतलब आज खाने का है तो शाम को भी खाने के लिए है नहीं है, ये इनकी सिक्योरिटी है एक तो। दूसरी बात जो है वो कहीं छिन ना जाए। तो वो एक मोटिवेशन काम करता है कि सिक्योरिटी रहे। तो मतलब फर्दर आप इसलिए काम करते हो कि एक वक़्त की रोटी तो आपको मिल ही रही है, अब आपको सिक्योरिटी चाहिए कि दूसरे वक़्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल ना करना पड़े, वो भी ईज़िली अवेलेबल हो जाए। या इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये मोटिवेशन दूसरा सिक्योरिटी मोटिवेशन जो है आपके लिए काम करता है। लेकिन सिक्योरिटी के बारे में वो बंदा नहीं सोच सकता जिसकी पहली नीड पूरी ना हो रही हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हो। अब जिस बंदे की फिजियोलॉजिकल और उसकी क्या नाम है सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो गई हैं, ठीक है? तो अब वो सोचेगा किसके बारे में? सोशल नीड्स के बारे में, अपनी उसको मोटिवेट करेगा सोशल नीड्स। सोशल नीड मतलब अब मुझे लोग समवन टू काउंट कह लीजिए आप, कि मतलब उसको लोग गिने, वो सोसाइटी में निकले, तो ग्रुप में उसको लोग आए, "सर, सलाम वालेकुम, ये वो फलाना-ढिकाना" मतलब थोड़ा-सा ग्रुप गैदरिंग, थोड़ा लव, थोड़ा अफेक्शन उसको मिले। मतलब वो जब निकले तो उसको इज़्ज़त मिले, प्रेस्टीज मिले। अच्छा इज़्ज़त और प्रेस्टीज के बारे में कौन सोचता है? भिखारी सोच पाएगा? क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, तो इज़्ज़त और प्रेस्टीज के बारे में वो ये सोच रहा है क्या कि उसको लोग सर कहें जब वो बाहर निकले, या उसको लोग सैल्यूट करें, या उसको लोग एक डिग्निटी के साथ बात करें? क्या वो सोच रहा है? आप बताइए, सोच रहा है क्या?
नहीं सोच रहा ना। वो क्योंकि उसको उसकी नहीं वो फुलफ़िल हो रही, उसको उस बारे में मतलब एकदम कंसीडर ही नहीं कर रहा उस बात को। कह रहा है यार वो अपनी आना बेच के, अपनी सब कुछ बेच के वही भीख माँग रहा है। सिक्योरिटी नीड्स की भी वो नहीं है। अब उस सोसाइटी में जिनकी इन दोनों नीड्स पूरी हो रही होती है ना, जो प्रेस्टीज के लिए परेशान है, जो इसके लिए परेशान है कि मुझे लोग काउंट करें, मतलब मुझे लोग गिनें और मुझे लोग इज़्ज़त दें और मुझे लोग लव अफेक्शन की बात करें, वो लोग हैं जिनको ये दोनों नीड्स पूरी हो रही हैं, पहली दोनों फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर सोशल नीड्स में मतलब अच्छा आपकी इज़्ज़त भी हो रही है, बढ़िया सोसाइटी में आप निकलते हैं तो 4 लोग आपको सलाम भी करते हैं, आपको मतलब खाने-पीने की भी ज़्यादा चिंता नहीं है और आपको फिलहाल थोड़ा बहुत जो भी नॉर्मल सिक्योरिटी है वो भी आपके पास सोशल सिक्योरिटी मिली हुई है, सारी चीज़ें हैं, आपकी मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल जो भी तरह से सिक्योरिटी है और आपकी जो है ये पूरी हो रही है, क्या नाम है, सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपको लोग इज़्ज़त दे रहे हैं। तब फिर आप के काम कैसे करोगे? जैसे इसने कहा सेल्फ एस्टीम, अब आदमी क्यों काम करता है? अब उसको क्या चीज़ मोटिवेट करती है काम करने के लिए? इज़्ज़त तो मिल ही रही है सब कुछ। अब वो सेल्फ एस्टीम है, अपने अंदर एक फीलिंग आती है ना कि यार मैंने अच्छा काम कर रहा हूँ, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए इंसान काम करता है, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए। कि मतलब यार मैंने एक अच्छा काम किया है, सेल्फ एस्टीम होता है मतलब मेरा क्या अकम्प्लिश किया है मैंने सोसाइटी में कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज किया है या कुछ इस तरह की उसके लिए वो काम करता है। यानी कि वो अब सोसाइटी भी उसको इज़्ज़त दे रही है, सब कुछ है। अब वो किसके लिए काम कर रहा है? वो अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए हाँ, बेटा। लिदा को आवाज़ आ रही है। लिदा को आवाज़ आ रही है। देखो रिदा को आवाज़ आ रही है, पूछो रिदा आवाज़ आ रही है? सो के उठी है ये। ईशान आवाज़ आ रही है? पूछ रही है। आ रही है आवाज़? मम्मा। मम्मा के पास जाओगे या फिर सो के उठे? रुक जाओ 1 मिनट इनको 1 मिनट। तो देखिए, एक तो आपको मैंने बताया स्टीम, तो सेल्फ स्टीम में देखिए, जैसा इन्होंने बोला वही ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा उसको रिफाइन कर लीजिए कि आप सेल्फ स्टीम में क्या चाह रहे हैं कि आप एक मतलब मेंटेन रखें, आपका एक स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। आपको मतलब आप अपने लिए, अपनी मतलब उसके लिए एक स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक अच्छा मतलब इंसान सोसाइटी की नज़र में एक अच्छा इंसान जो स्टेटस मेंटेन करता है, जो अच्छे से रहता है, जो अपनी मतलब सैटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। 2 समाज उसको अच्छा कह रहा है, नहीं कह रहा, वो कह ही रहा है, लेकिन अब समाज अच्छा कह ही रहा है, उसके बाद क्या नीड बचती है? तो फिर अपने अंदर से भी तो कुछ निकल के आता है कि यार मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक तरीका है, मैं एक इस तरह से काम करता हूँ। मैं मतलब अपनी अंदर से एक होता है ना इंसान कितना भी दुनिया उसको अच्छा कहे, बुरा कहे, लेकिन एक अंदर की भी सैटिस्फैक्शन होती है। इंसान कभी तब तक सैटिस्फाई नहीं हो सकता जब तक वो अंदर से सैटिस्फाई ना हो। जब वो देखो इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। ठीक है ना? तो इसमें ये है कि आप अपने आप में भी एक अच्छे इंसान बन के दूर अपनी नज़र में अच्छा बनना। एक अपनी नज़र में अच्छा बनना एक बड़ी बात है। एक अपनी नज़र में अच्छा काम करना है। आप जो काम कर रहे हो आपको लग रहा है हाँ यार, ये मैंने बड़े बेस्ट काम किया है। अपनी नज़र में भी आपको अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं कि वो कब होता है? सोसाइटी आपको अच्छा समझती है। देखिए हर आदमी कोई बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटी में आप लोगों को लग रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन आपको जब अंदर से अपना फ़ील भी हो रहा है कि हाँ यार, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उसमें मतलब विदाउट एनी इम्पार्शियलिटी, विदाउट एनी बायसनेस आप अपने आप को जज कर रहे हो कि हाँ यार मैंने एक अच्छा काम किया। तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम वाली बात आ जाती है। आप अपना एक स्टेटस मेंटेन करते हो, अपने अपनी अंदर की फीलिंग आती है। अच्छा इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, एस्टीम के बाद एक्चुअलाइजेशन। अच्छा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या? जिसमें मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, अपना 100% दे सकते हो। ये एक बात है, लेकिन अभी भी ये सेल्फ एस्टीम का ही पार्ट कहीं न कहीं टकरा रहा है, ठीक है ना? आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जब सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की बात आती है, एक्चुअलाइज़ेशन का मतलब अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है। यानी कि वो ये है कि आप कनेक्ट हो रहे हो गॉड से। नाउ यू आर डूइंग समथिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। आपको मतलब आपका अपना भी सैटिस्फाई हो, लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि ठीक है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं समाज के लिए कर रहा हूँ। मतलब यू आर डूइंग क्योंकि आपको लगता है कि खुदा खुश होगा इससे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के आप करीब हो जाओगे। इस तरह की जब फीलिंग आपके अंदर आने लगती है कि आपका देखो, आपका अपना खुश हो आप, कि हाँ, भई मैंने अच्छा काम किया, सोसाइटी आपसे खुश है, ठीक है ना? आप खुश करने के बाद देखो आपकी पेट आपसे खुश है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। आपका मतलब ऐसे आप आपका परिवार वाले खुश हैं, सिक्योरिटी नीड है, परिवार वाले आस-पास वाले लोग खुश हैं, सिक्योरिटी हो गया। सोशल मतलब समाज के लोग आपसे खुश हैं, ठीक है। आप खुद अपने आप से खुश हो, सेल्फ एस्टीम हो गया। जब आप ये सोचने लगे बियॉन्ड दिस कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और ऊपर उससे काम कर रहा हूँ, बियॉन्ड इससे ऊपर जाके काम करने के लिए कौन-सा चीज़ मोटिवेट करती है कि वो आप अपना मैक्सिमम दो, अपना बेस्ट दो, ताकि जब आप सोचते हो कि हाँ, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे जाना है, जो कि ऊपर वाले की नज़र में मुझे एक अच्छा बनना है, मतलब एक पर्सपेक्टिव इसका ये भी है कि मुझे अच्छा बनना है, यानी कि अब आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई जो आप काम कर रहे हो उससे कोई मतलब आपको ऐसे कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं हो रहा, स्टीम का फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको क्या नाम है सोसाइटी का सोशल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ज दिख रहा है ना ये सबसे ऊपर आप उठ चुके हो। आप फिजियोलॉजिकल नीड्स का फ़ायदा नहीं है, उससे ऊपर उठ चुके हो।
उससे ऊपर का काम है, सिक्योरिटी से ऊपर का काम है, सोशल से ऊपर का काम है, सेल्फ एस्टीम से भी ऊपर का काम है। तब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आते हो। अब क्या है कि आप अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करते हो और उसमें मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि आप उससे आप मतलब आप एक अध्यात्म वाली फीलिंग आती है आपको। एक ये फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब आई एम डूइंग समथिंग जिसमें मैं एकदम सेल्फलेस होके काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरा रब मुझसे खुश हो रहा है और मैं अपना मैक्सिमम दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ और अब मुझे एक शांति मिल रही है। तो ये होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप देखिए काम करने के लिए जो आपको मोटिवेशन देता है उसके लिए एक नीड हायरार्की थ्योरी है। इसको मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं इस थ्योरी को पढ़ रहा था, जब द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इसको पढ़ा, तो मेरे एक बात दिमाग में आई कि ये क्या कहता है कि कोई भी इंसान क्यों काम करता है, उसके लिए इसने ये दिया है कि सबसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स देखता है, फिर सिक्योरिटी नीड्स, फिर सोशल नीड्स या लव अफेक्शन, उसके बाद में सेल्फ एस्टीम और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन जब मैंने सोचा कि हमारी टीचिंग्स क्या है, इस्लाम की टीचिंग्स, मैं एक पॉइंट उसमें बोल दूं, इस्लामिक टीचिंग क्या है, तो इस समझ में आया कि सबसे पहले हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रब हमारा क्या सोचता है। यानी हमारी फिजियोलॉजिकल हम भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं हमारा रब क्या सोचता है। यानी सबसे टॉप की चीज़ सबसे पहले हम सोचते हैं। ये एक मुसलमान की फीलिंग है। देखा है कभी आपने? फ़ील किया है? आप हराम-हलाल की तमीज़ कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको हराम-हलाल है। आप हराम-हलाल की तमीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये जो है, मेरा रब जो है, वो उसके लिए मुझे अपना बेस्ट देना है, इस दुनिया में मैं अपना बेस्ट देने के लिए आया हूँ और मुझे इस चीज़ को सही मतलब करना है कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। मतलब आप उस सुपरनैचुरल पावर को, उस ओमनीसिएंट को, उस ओमनीपोटेंट को खुश करने के लिए काम कर रहे हो। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन वाला काम आप सबसे पहले कर रहे हो। द वेरी फर्स्ट जिसको लोग कहते हैं कि बेसिक नीड्स, आप भूखे रहकर भी वो काम कर रहे हो, पेट पे पत्थर बाँध के भी वो काम कर रहे हो। इस्लाम ये आपको सिखाता है। आपने इस पूरे जो पिरामिड है उसको उलट दिया है, अगर आप सही मुसलमान हो तो। है कि नहीं है बताओ? मेरी बात से मुत्तफ़िक हो कि नहीं हो इस मामले में? हैं? आप सहाबा की स्टोरीज़ आप देख लो, चीज़ें देख लो। ये इनके ऊपर फिट नहीं बैठती है। वैसे तो आप देखेंगे आम आदमी के ऊपर ये फिट बैठती है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी, सोशल नीड और सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन जो सहाबा थे उनके ऊपर ये नहीं होती। ये इनवर्स है, रिवर्ट कर देते हैं। वो सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, फिर सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है? और फिर बाद में सिक्योरिटी विक्योरिटी की तो सोच ही नहीं रहे। फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है, अल्लाह पूरा करेगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो कह देते हैं अल्लाह पूरा करेगा। क्या नहीं? उसके लिए तो कोशिश ही नहीं है। हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दे आर सेइंग दैट अल्लाह पूरा करेगा। मतलब उनका मेन फिजियो यानी कि यहाँ पे ये पूरा पिरामिड ही उल्टा कर दिया। तो ये होता है, कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो जो सबसे टॉप के बारे में सोच रहा है, ये पहुँचते-पहुँचते कुछ लोग ना फिजियोलॉजिकल 90% लोग इस दुनिया में अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करने से पहले मर जाते हैं, या वो पहली ही जो वो है सीढ़ी, उसी को क्रॉस नहीं कर पाते, सेकंड तो छोड़ो। 90% नहीं तो 85% 80% तो लोग ऐसे ही हैं। और उससे ऊपर जो सिक्योरिटी पे जाते हैं, वहीं पे मर जाते हैं। फिर सोसाइटी में कुछ लोग सोसाइटी में मर जाते हैं। मिडल क्लास अपना सोसाइटी पे ही मर जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास वाले थोड़ा बहुत जो हैं वो पहुँच रहे हैं वहाँ पे, क्या नाम है, स्टीम वाले पे। और फिर जो बहुत ही हायर उस पे हैं तब जाके, तो अगर आप इस हायरार्की से जाएँगे तो फिर आपको बहुत अमीर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वो होना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं गॉड के बारे में सोच पाएँगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक मतलब ये ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी अपने आप जगह पे बहुत अच्छा एक डेफिनिशन दे रही है, एक समझ डेवलप कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आर ऑलवेज़ देयर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इसी थ्योरी पे भी बात करेंगे कि अगर लोगों की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हो, सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो रही है, सोशल नीड्स पूरी हो रही है, तो क्यों हथियार उठाएँगे वो? उनको अच्छा लग रहा है हथियार उठाना। उनको लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, उनको प्रेस्टीज है उनका, उनको तो हथियार उठाएँगे नहीं। तो अगर आपने डेवलपमेंटल फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी पूरी कर दी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर दी सारी, समझिएगा इस चैप्टर को मैं समराइज़ कर दे। अगर आपने उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर दी, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर और उनको जो है क्या नाम है आपका रोड्स और रेलवेज़ और ये सब मिल रहा है, उनको मिल रहा है, तो उनको पागल कुत्ते ने काट रखा है कि वो लड़ेंगे आपसे, ठीक है? वो सब कुछ मिल रहा है। सिक्योरिटी है, उनको कोई मतलब हमला नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको इज़्ज़त मिल रही है और बेटर मतलब आपने पहुँचा दिया। तो अगर यहाँ तक मिल रहा है तो फिर वो आपके ऊपर हथियार नहीं उठाएँगे, क्योंकि फिर उनको जो दिखेगा, वो क्या दिखेगा, जब ये नीड्स नहीं पूरी होंगी तब वो लड़ेंगे। तब उनको क्या वो कि फिर किसमें जाएँगे, वो सेल्फ एस्टीम के ऊपर, फिर अच्छी-अच्छी बातें, प्रवचन और भजन में मस्त रहेंगे फिर वो लोग, ठीक है ना? वो भी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। फिर वो क्या नाम है उसके लिए वो नहीं करेंगे कि हथियार उठा के और बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ये बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं एक्सट्रीमिज़्म को कम करता है। डेवलपमेंट कहीं कहीं न कहीं इनकम डिस्पैरिटी जो है, रीजनल डिस्पैरिटी जो है, जब कम होती है तो एक्सट्रीमिज़्म कम होता है। जब एक्सप्लॉइटेशन कम होता है तो एक्सट्रीमिज़्म कम होता है। जब आप जो है लोगों का एक्सप्लॉइटेशन बंद करते हो और एक्सप्लॉइटेशन कम करते हो, आप जस्टिस को लेकर आते हो, जस्टिस से क्या नाम है प्रिवेल करते हो जब जस्टिस को,
तो वो जो है आपको सोसाइटी में सुकून लाता है, एक सुकून लेकर आता है। अब ये बताया जाता है कि ज़ुल्म जो होता है, क्या एक बात कहते हैं ज़ुल्म करने वाला और ज़ुल्म सहने वाला दोनों गुनहगार हैं। ज़ुल्म पता है क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ ज़ुल्म? जो इस्लाम में ज़ुल्म की डेफिनिशन होती है ना, वो क्या है पता है? या क्राइम की डेफिनिशन क्या है? नहीं, एक तरह से किसी का हक मार लेना एक ज़ुल्म है। लेकिन ज़ुल्म आप अपने ऊपर भी तो ज़ुल्म करते हो। कहते हैं अपनी नफ्सों पे ज़ुल्म मत करो, अपनी नफ्स से ज़ुल्म मत करो। ज़ुल्म का मतलब क्या है? वो तो एक पार्ट है ज़ुल्म का कि किसी का हक मार लिया और ज़ुल्म क्या है? ज़ुल्म की डेफिनिशन बेसिक हाउ विल यू डिफाइन ज़ुल्म? अगर इस्लाम में कहा जाए कि ज़ुल्म को डिफाइन करो। मैं कुछ डेफिनिशन आपसे पूछ लेता हूँ ज़रा। मुझे बताओ, ज़ुल्म को पहले डिफाइन करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ुल्म? ज़ुल्म वर्ड से क्या मतलब है? बताओ। सुनिए, सुनिए। ज़ुल्म को बेसिकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाए या वैसे अगर आप देखें तो क्राइम को भी, तो ज़ुल्म हर वो चीज़ होती है जो अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं होती। यानी कि आपने किसी चीज़ की जगह ये किसी ये मोबाइल को रखने की प्रॉपर जगह मान लो इधर है और मैं इसको इधर रख दे रहा हूँ तो भी एक तरह से ज़ुल्म है। कि मैं जिसको जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं दे रहा हूँ तो ये ज़ुल्म है। मैं किसी को यहाँ से शुरू होती है यानी एकदम बारीक से अगर आप देखोगे तो ज़ुल्म वहाँ से शुरू होता है कि आपने किसी चीज़ को मिसप्लेस किया। आपने जिस जिस ऑर्डर में उस चीज़ को करना चाहिए उस ऑर्डर में नहीं किया तो आपने ज़ुल्म किया। आप बात समझ रहे हैं? आपने जैसे मान लीजिए कोई सुनिए, अब वो ऑर्डर में ना करने का मतलब समझिए क्या है? आपको कोई काम दिया गया, आपकी ड्यूटी दी गई कि भई आप जो है 9 बजे बैठेंगे इस पे और 5 बजे तक आप पब्लिक का काम करेंगे। उस बीच में आप हर वक़्त लंच हो रहा है आपका। उस वक़्त आप क्या नाम है मस्ती काट रहे हो, आप दोस्तों से बात कर रहे हो, आप इधर-उधर कर रहे हो और जनता का काम नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? ज़ुल्म किया आपने। क्या किया? ज़ुल्म किया। यहाँ से शुरू करो ना। ये ऑर्डर आपने डिस्टर्ब किया है। ऑर्डर क्या था वो आपने नहीं किया। जो आपकी ड्यूटी अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप ज़ुल्म कर रहे हो। आप किसी का हक मारना तो और उससे लेवल बड़े लेवल पे आता है। ठीक है? उस इसी तरीके से आप बेसिक-बेसिक चीज़ें जो हैं, जो आपका किसी के ऊपर हकूक बनते हैं, जैसे हक ही बनता है कि भई वो आपके पास आया है, आपका कस्टमर है, उसका हक बनता है कि आप उससे बात करो या उसको समझाओ या उससे उसको उसकी प्रॉपर चीज़ डिलीवर करो और आप नहीं कर रहे हो। या डैमेज्ड फॉर्म में कर रहे हो या जैसा भी तो वो ये एक तरह से ज़ुल्म है। तो ज़ुल्म जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिर किसी का प्रॉपर हक मार लेना, किसी के को एक्सप्लॉइटेशन करना किसी तरीके का, किसी को के ऊपर किसी को मारना-पीटना, वो सब तो ज़ुल्म के कैटेगरी में है ही है। लेकिन यहाँ से बारीक चीज़ से ज़ुल्म स्टार्ट होता है और ये ज़ुल्म जो है इंसान को ध्यान रखना चाहिए जब सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन के लेवल पे पहुँचता है, तो इस लेवल की भी ज़ुल्म देखता है कि मैं किसी चीज़ को भई इस जगह पे किसी इंसान ने रखा था और अगर मैंने इस जगह से उठाकर इसी जगह पे नहीं रखा, दूसरी जगह पे रख दिया, वो ढूँढेगा तो उसका टाइम खराब होगा और वो परेशान होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, तो ये भी ज़ुल्म हो जाएगा रिगार्डिंग इतने लेवल तक ब इंसान सोचता है। हाँ, सुनो ज़ुल्म एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ठीक है? ज़ुल्म एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसका एक पार्ट है करप्शन, क्राइम, एक्सप्लॉइटेशन ये सब उसके पार्ट हैं। ज़ुल्म मतलब क्राइम एक तरह से। तो क्राइम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, है ना? ज़ुल्म जो मतलब क्राइम और क्राइम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ज़ालिम मतलब क्रिमिनल एक तरह से। तो क्रिमिनल बहुत तरह के क्रिमिनल हो सकते हैं, किसी भी तरह का एक ने किसी हीनियस क्राइम किया है, थोड़े छोटे लेवल का क्राइम किया है, चोरी से लेकर और करप्शन तक हर चीज़ क्राइम में आता है, मर्डर-वर्डर सब कुछ क्राइम में आता है। तो ज़ुल्म बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट होता है, हम लोग बहुत सी चीज़ों को ज़ुल्म नहीं समझते लेकिन ये भी ज़ुल्म है। अपने ऊपर, अपने साथ आपको ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे आपकी रूह बेचैन हो जा रही है, तो आप अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे हो। आपकी रूह कह रही है नहीं यार अच्छा काम करना चाहिए, आप गलत काम कर रहे हो, तो आपकी रूह बेचैन हो गई। तो ये क्या है? ज़ुल्म है। अपने ऊपर आपने ज़ुल्म कर लिया। गेटिंग? समझ रहे हैं आप? तो ये है अगर तो ज़ुल्म किसी भी फ़ॉर्म का अगर रहेगा, आप ध्यान रखिए इंसाफ़ नहीं रहेगा, ज़ुल्म रहेगा तो वहाँ पे कुछ लोग ज़ुल्म के ज़ालिम के खिलाफ़ उठेंगे और फिर जब ज़ुल्म के ज़ालिम के खिलाफ़ लोग उठेंगे, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे वो जिस तरह से भी हो, तो वहाँ से जब लोग उठेंगे तो फिर वो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाएँगे, कोई हथियार उठाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई मतलब वैसे स्ट्रगल करेगा, तो ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ लोग उठाएँगे। एक बात ये समझ में आ रही है? ठीक है, उसको तो अगर आप उनके ज़ुल्म इसको सैटिस्फाई करना चाहते हो, तो आप ज़ुल्म के बजाय न्याय करना शुरू कर दो। आप लोगों की नीड्स को सैटिस्फाई करना शुरू कर दो। आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दो, तो फिर ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बात आ रही समझ में? ये जो चैप्टर है, इसके अंदर इसी तरह की चीज़ें की गई हैं कि भई आपने ज़ुल्म अच्छा दूसरा
ज़ुल्म की मैंने बात की कि ज़ुल्म करना या करप्शन करना, करप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो करप्शन का मतलब क्या होता है कि इंसान करप्ट कब कहा जाता है कि इंसान करप्ट कब है? जो उसने का को काम करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना? जो उसको काम करने के लिए जैसे एक ड्यूटी दी गई है और उस ड्यूटी को अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो करप्शन है, ठीक है? वो भी एक फॉर्म ऑफ ज़ुल्म है, ठीक है ना? तो जो ड्यूटी दी गई आपको आप ही हम लोग भी जो हमें मतलब प्री-रिक्विज़िट जो काम दिया गया, जैसे आप आईएएस बनोगे तभी थोड़ी ना करप्ट होगे, कि पैसा ले लिया आपने, जिस काम का को करने के लिए पैसा नहीं लेना था, आपने ले लिया, करप्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आपको जो ड्यूटी दी गई, आपने फुलफिल नहीं किया, आप करप्ट हैं। आपने आपने अपने मम्मी-पापा ने कि भई आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए और बोला बेटा मेहनत से पढ़ाई करना। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में फँस गए और मेहनत से पढ़ाई तो को तो साइड में कर दो। तो आपने क्या किया? आपने करप्शन किया। अपने माँ-बाप के साथ करप्शन किया, अपने साथ करप्शन किया। आर यू गेटिंग? तो मेजर कंपोनेंट डेवलपमेंट के क्या हैं? देखो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान रखें, आप सोशल डेवलपमेंट पे जाएँ, आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जाएँ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करेंगे डेवलपमेंट फैक्टर जो होंगे। अगर ये मेजर डेवलपमेंट्स आप करते हैं, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स लोगों की पूरी होंगी, उनकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी होंगी और इसी तरह से फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रीमिज़्म के लिए वो क्या है? मतलब जल, जंगल, ज़मीन, पानी नहीं मिल रहा, जंग उनके घरों को जड़ा गया, उनकी ज़मीन को छीना गया, उनके राइट को उनका एक्सप्लॉइटेशन किया गया। विदाउट कंपनसेशन एप्रोप्रिएट कंपनसेशन उनके साथ जाति की गई तो फिर एक्सट्रीमिज्म को फैलाया उसने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है लेक ऑफ एजुकेशन है कम्युनिकेशन है लेक ऑफ कम्युनिकेशन है सोशली इनइक्वालिटी है डिस्क्रिमिनेशन है डिनायल है ठीक है ना ये सारी चीजें अगर हैं तो वो हो गया पॉलिटिकली लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट नहीं करे पॉलिटिकल वो नहीं है गवर्नेंस की डेफिसिट है जो कि आपको बहुत अच्छे से दिखता है लोकल एरियाज में गवर्नेंस का डेफिसिट दिखता है कोई गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं करती स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक टीचर जो है वो एजुकेशन को खराब कर रहे हैं डॉक्टर्स जो हैं वो क्या नाम है मेडिकल फैसिलिटीज को खराब कर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वही रोड को खराब कर रहे हैं तो आप ये आपको पूरी तरह से मिस गवर्नेंस तो हर जगह रूरल एरियाज में तो बहुत अच्छे से दिखता है ठीक है बहुत ही कम ठीक एग्जाम्पल है उसके अलावा एथनिक भी आपका आपस में जो लड़ाई होती है जोग्राफिकल डिस्पैरिटी हिस्टोरिकल ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है एक्सट्रीमिज्म को फैल रहा है डेवलपमेंट अगर हम करते हैं उसका लिंक तो जाहिर-सी बात है इस पे हम स्प्रेड ऑफ नक्सलिज़्म को या एक्सट्रीमिज़्म को हम रोक सकते हैं, तो मैंने आपको बताया जंगल-जंगल ज़मीन, वहाँ पे अगर हम उनको से फेयर कंपनसेशन दें, फेयर चीज़ें दें और उनकी ज़मीन को उनके उनके हिसाब से काम करें, उनको क्या नाम है गवर्नेंस अच्छा करें, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हथियार नहीं उठाएँगे। इकोनॉमिक इश्यूज़ जो भी उनके हैं, जो लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें अगर हम दूर कर दें, तो फिर ये वो हथियार उठाने पे मजबूर नहीं होंगे। सोशल इश्यूज़ जो हैं जैसे कुछ लोग बहुत नीचे समझाते हैं, कुछ लोग बहुत ऊँचे समझाते हैं। नीची होने की वजह से उनको नीचा समझे जाने की वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनके साथ गलत होता है, तो फिर वो हथियार उठा लेते हैं। वहाँ पे अगर हम सोशल जस्टिस करने लग जाएँ, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनको क्या नाम है, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस कल्चर को छोड़कर हम उनको भी पॉलिटिकल पावर देने लग जाएँ, ताकि वो अपनी आवाज़ रख सकें। जो गरीब हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, तो फिर यहाँ पे उनको हथियार नहीं उठाना पड़ेगा। इसी तरह से जो गवर्नेंस डेफ़िसिट है, अगर हम उसको दूर कर ले जाएँ किसी तरीके से, तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, तो हमारा जो है एक कहीं न कहीं से हम लोग एक पॉज़िटिव सिग्नल, पॉज़िटिव मैसेज देंगे और उससे हम एक्सट्रीमिज़्म को रिड्यूस कर पाएँगे। और उसके अलावा हमने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जैसे 5th शेड्यूल है हमारा स्पेशल हम 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज़ को देखते हैं, 6th शेड्यूल के अंदर आप देखते हैं एमटी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, इनको देखते हैं, इनको स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। 9th शेड्यूल के अंदर हम लैंड एक्विजिशन वगैरह करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एक कुछ लोगों से ज़मीन लेकर जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, उनको उनसे लेकर और दूसरे को ज़मीनें दे सकें। उसके अलावा पेसा एक्ट में हम ग्राम सभा को स्पेशल पावर देते हैं, हम लोगों ने अभी रिसेंटली पेसा एक्ट पढ़ा है, पंचायत राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज़ 1996 आपने पढ़ा है, तो इसमें हम स्पेशल पावर देते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट राइट भी देते हैं हम बहुत सारी और उसके शेड्यूल कास्ट के लिए आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम लोगों ने प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है। उसके अलावा जो है सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट भी है। उसके अलावा जो है एससी-एसटी के लिए हरिजन एक्ट वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई। न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आए हैं। तो ये सब कानूनी चीज़ें हैं जिससे हम जो है एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए कानून बनाकर कोशिश कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें, करप्शन को कम करें, अपने एफर्ट्स को जो है इंटेंसिफाई करें और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में दें, यानी कि फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल नीड्स पूरी करें, उनके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाएँ, तो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ कोई बंदा नहीं जाएगा। तो ये एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है। डेवलपमेंट से हमने लिंक करने की कोशिश की आज के लेक्चर में। किसको लिंक करने की कोशिश की? हमने एक्सट्रीमिज़्म को लिंक करने की कोशिश की और उसके लिए हमने एक थोड़ा-सा ठीक-ठाक सा लेक्चर दे दिया। इसमें मैंने अब्राहम मैस्लो को घुसा दिया ताकि आप इसका एक अच्छा आंसर लिख सकें, नहीं तो बहुत जनरल सी बात थी इस चैप्टर के अंदर। बात समझ में आ गया?
देखो यही एक टीचर का तरीका होता है, इसमें कहीं अब्राहम मास्लो का ज़िक्र नहीं किया था इन्होंने, लेकिन अगर अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ, अच्छे से आप इस बात को समझाना चाहें, तो ज़रूर कहीं न कहीं अगर आपने इस तरह की चीज़ डिस्कस की, एक थ्योरी लेकर आप आए, तो आपकी बात जनरल नहीं रह जाएगी, बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक टीचर का ये काम होता है और इस बात को आप समझ पाए और इसको कनेक्ट कर पाए, तो फिर समझ लीजिए इस चैप्टर में आपने बूम कर दिया और आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो, एक अच्छा आंसर लिख सकते हो अगर आ जाए तो। बात आ गई समझ में? कनेक्ट कर पाए हम लोग ना? वी आर एबल टू कनेक्ट? तो अच्छे से समझ में आ गया? चलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस वाले चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो हम फ्री हैं।